Hello everyone, welcome back. This is lecture number 10 of hydraulic machines, and in this lecture we are going to study impeller and its type. Basically, impeller is a very important component of a centrifugal pump. In the last lecture we have studied about the centrifugal pump basics and its working, and in that lecture I told you the four main components, out of which the two major components involved in the working of centrifugal pump, that are impeller and casing. And in this lecture we are going to study about the impeller and its type, and later on in the next lecture we are going to cover the casing and its type. So moving towards the impeller, first question here arises is, what is an impeller? Basically, if we define impeller, we simply say that impeller is the heart of any system, or in other words it is the main component of a system और मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ अ सिस्टम. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं तो इम्पेलर बेसिकली कह सकते हो कि आप किसी भी सिस्टम का एक तरीके से सबसे मुख्य हिस्सा होता है जो उसमें ऑपरेट करता है, या सिंपली कहा जाए तो किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो रोटेटिंग कंपोनेंट होता है उसको हम बेसिकली इम्पेलर कहते हैं. ठीक है, इम्पेलर बेसिकली यहाँ पे जैसे हम कह सकते हो कि इम्पेलर सिंपली अगर कहा जाए तो एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो तो इम्पेलर आपका किसी भी मैकेनिकल एनर्जी को बेसिकली फ्लूइड के ऊपर ट्रांसफ़र करता है. तो इट इज़ कंपोनेंट which transfers the mechanical energy of a motor on the fluid. ओके, अब इम्पेलर बेसिकली होता क्या है, कैसा दिखता है? तो बेसिकली अगर इस तरह देखा जाए तो इम्पेलर एक तरीके से आपका कह सकते हो कि एक तरीके से एक डिस्क होती है, एक प्लेट होता है जिसके ऊपर कुछ वेन्स होते हैं. मतलब वेन्स मतलब कुछ एक ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि कुछ शेप में कर्व्ड होते हैं, उसके ऊपर माउंट किए जाते हैं. ठीक है, सो जैसा कि हम बताया कि ये रोटेटिंग पार्ट होता है, तो इम्पेलर इन्हीं वेन्स की हेल्प से रोटेट करते हुए किसी भी फ्लूइड के ऊपर अपनी मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है. जैसा कि मैंने बताया कि इम्पेलर आपका रोटेटिंग पार्ट है, यानी जैसे आप कोई भी पंप ऑन करते हो तो मोटर ऑन होता है, मोटर से एक शाफ्ट कनेक्ट होता है और शाफ्ट क्या करता है, उसके ऊपर इम्पेलर माउंट होता है. तो वो शाफ्ट इम्पेलर के साथ, मतलब इम्पेलर उस शाफ्ट के साथ घूमता है और वो बेसिकली जो उस शाफ्ट की मैकेनिकल एनर्जी है उसको वो क्या करता है कि लिक्विड के ऊपर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है. ठीक है, अब ये ट्रांसफ़र कैसे होगा? जैसे ही आप इम्पेलर मोटर को ऑन करते हो तो लिक्विड क्या होगा वहाँ पे मतलब इनपुट करे, मतलब इन होगा लिक्विड उस पंप में इम्पेलर के ऊपर. ठीक है, अगर मैं एक स्लाइड दिखाऊँ आपको तो आप जैसे यहाँ देख रहे हो, तो जैसे ही हम कोई मोटर ऑन करते हैं या कुछ भी, तो जैसे ही इम्पेलर रोटेट करना शुरू करता है. ठीक है, सो यहाँ से देखो लिक्विड आपका इंटर करता है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है. सो लिक्विड इसके सेंटर से इंटर कर रहा है और इस वेन्स के बीच से इस तरीके से बाहर निकल रहा है. ठीक है, सो अब यहाँ पे इम्पेलर क्या कर रहा है? पहला काम वो क्या कर रहा है कि जो यहाँ पे ये शाफ्ट दिख रहा है जैसे पीछे किसी एक मोटर में ऐसे कनेक्टेड होगा. ठीक है, यहाँ मोटर लगा होगा और ये इसको इस तरीके से घुमा रहा होगा. ठीक है, अब ये जब घूमेगा तो अगर इसको हम किसी लिक्विड में सराउंड कर दें, इम्पेलर जहाँ भी लगा होगा वो लिक्विड में सराउंडेड होता है. तो अगर हम इसको किसी लिक्विड में सराउंड करें, जैसे आप सिंपल सोचो कि जैसे आप मिक्सर यूज़ करते हो तो मिक्सर में क्या होता है, नीचे ब्लेड्स होते हैं. अगर आप मिक्सर में पानी फिलअप कर दो और ऊपर से कैप हटा दो, ठीक है, जब मिक्सर आप ऑन करोगे अपना तो पानी बाहर फेंकना शुरू हो जाएगा मिक्सर से. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इसके ब्लेड्स होंगे वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्रिएट करेंगे. भाई ये ब्लेड्स क्या कर रहे हैं, किसी भी लिक्विड को इस तरीके से घुमाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, और ये इसको बाहर थ्रो कर देंगे. ठीक है, सो ये जो आपका होगा ये सेंट्रीफ्यूगल एक्शन बेसिकली, अब यही इम्पेलर रोटेशनल एनर्जी को यानी मैकेनिकल एनर्जी को सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से लिक्विड के ऊपर ट्रांसफ़र करता है और इस तरीके से लिक्विड को अपने पास से दूर फेंकने की कोशिश करता है. ठीक है, तो इस कन्वर्जन में होता क्या है कि जो इसके पास आपका मैकेनिकल एनर्जी होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका यहाँ से उसके काइनेटिक एनर्जी में. ठीक है,
मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो अब ये इम्पेलर उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, अब ये जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है इसको हम किसी केसिंग के हेल्प से प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी केसिंग के थ्रू आता है और मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है इम्पेलर के थ्रू। तो केसिंग वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, अभी हम केवल इम्पेलर के ऊपर आते हैं। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैंने इसको डिफाइन किया था कि इट इज़ द हार्ट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, एंड इट इज़ ऑलवेज इमर्ज्ड इन वाटर, मतलब ये पानी में डूबा रहेगा। ये एक रोटेटिंग कंपोनेंट होगा, मतलब ये रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ बैकवर्ड वेन्स लगे होंगे, जैसे ये देखो ये आपके वेन्स हैं जो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वेन्स लगे हुए हैं इस तरीके से, जहाँ मैं अभी पेन चला रहा हूँ। ठीक है, और इसमें क्या होता है इम्पेलर बेसिकली, ये दिख रहा है डिस्क आपको, इसी डिस्क के बीच में ये पूरा सिस्टम लगा होता है। मतलब ये जो वेन्स हैं इसके ऊपर भी एक डिस्क ऐसे लगा दें तो ये ऐसे दिखाई देगा हमको। तो अगर हम कहें इसको तो ये वाला आपका क्लोज्ड इम्पेलर है, ये आपका सेमी ओपन इम्पेलर है। मतलब एक डिस्क है उसके ऊपर ऐसे ऐसे कुछ ब्लेड्स लगे हुए हैं और अब इस डिस्क को हम दोनों साइड से पैक कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एक तरीके से इम्पेलर हो जाता है। बेसिकली सिंपल एक डिस्क है, उसके अंदर कुछ वेन्स लगे हैं और उसको हम किसी शाफ्ट पे माउंट कर देते हैं। ठीक है, पर्पज़ क्या है कि ये मैकेनिकल एनर्जी लिक्विड के ऊपर ट्रांसफ़र करेगा बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, दिस इम्पार्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस टू द वाटर पार्टिकल एंड वाटर मूव्स रेडिली आउटवर्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया इम्पेलर का काम, के इम्पेलर काम क्या करता है। ठीक है, तो अगर आपको नोट करना होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि हम इसको बैकवर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए रोटेशन रेड कलर से मार्क किया गया है। तो रोटेशन अगर मैं बात करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे आपका रोटेशन ये दिख रहा है और ये कर्व इधर की ओर मुड़ा हुआ है। मतलब ये हम रोटेट ऐसे कर रहे हैं, कर्व हमारा ऐसे मुड़ा हुआ है इस तरीके से। तो जिधर फ्लो हो रहा है उसके उल्टी दिशा में इसका कर्व है, इसीलिए इसको हम लोग बैकवर्ड कर्व वेन्स कहा जाता है। ठीक है, अगर ये कर्व ऐसे होता तो ये फॉरवर्ड वेन्स के जिधर जा रहा है उधर की ओर ही वो मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हो। कि इम्पेलर के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में यहाँ समझाया गया है कि जो वेन्स के बीच में जगह है वहाँ से पानी कैसे बाहर जाता है। अब इसी दौरान यहाँ पे जब ये वाटर यहाँ से कह सकते हो एग्ज़िट लेता है इस तरीके से, सो इस समय ही यहाँ पे इसमें एनर्जी इम्पार्ट हो जाती है। ठीक है, और जब ये बाहर निकलता है तो इसको हम एक केसिंग से क्लोज कर देते हैं, तो वो केसिंग इसको प्रेशर एनर्जी में इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब आते हैं कि इम्पेलर के टाइप्स कितने तरह के होते हैं। तो इम्पेलर बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड होता है। पहला आपका ओपन इम्पेलर, दूसरा आपका सेमी ओपन इम्पेलर और तीसरा आपका होता है क्लोज्ड या श्राउडेड इम्पेलर। ठीक है, तो देखो अगर सिंपल मैं इसको जो ये कंटेंट लिखा है इसको मैं अगर डायग्राम से एक्सप्लेन करूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो जैसे अगर हम ओपन इम्पेलर की बात करते हैं तो जैसे उसका नाम सजेस्ट कर रहा है ओपन इम्पेलर, मतलब वो एक तरीके से पूरी तरीके से ओपन है। जैसे सिंपल आप समझो कि आपके यहाँ जो टेबल फ़ैन होगा या कोई फ़ैन होगा तो उसके ब्लेड सिंपल हैं, उनके न तो हम आगे कोई प्लेट लगाएं कवर प्लेट, ना उसके पीछे कोई कवर प्लेट लगाएं। जैसे अगर मैं इस डायग्राम में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो इस वाले में कोई भी प्लेट नहीं है। मतलब इसमें क्या है, एक प्लेट इस पर पीछे लगा हुआ है और उसके ऊपर ये जो डिस्क थी ये पूरा ब्लेड था, इसको ले आके हमने इसके ऊपर माउंट कर दिया। अब इसके ऊपर कोई प्लेट नहीं लगाया तो ये सेमी ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे तीसरे में क्या दिख रहा है कि नीचे भी एक डिस्क प्लेट लगी है जिसको हम श्राउड कह रहे हैं और एक प्लेट ऊपर भी लगा हुआ दिख रहा है। ये बीच में आपका ये पोर्शन है, जो इसके बीच का पोर्शन है, इसको ऊपर से देखोगे तो यहाँ ऐसे एक ओपनिंग आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे तीसरे वाले में क्या है कि दोनों साइड ऐसे प्लेट हैं, बीच में ब्लेड्स लगे हैं। यहाँ पे एक साइड प्लेट है उसके ऊपर ब्लेड लगा है, यहाँ पे कहीं कोई प्लेट नहीं है, सिंपल आपका ब्लेड है। ठीक है, तो अब इस क्या आवश्यकता पड़ती है कि हम इसको इस तरह से करते हो डिज़ाइन करते हैं। तो जो ओपन इम्पेलर आपको दिख रहा है वो क्या करता है, बेसिकली इसको हम तब लगाते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा विस्कस लिक्विड को पंप करना है। यानी अगर हम विस्कोसिटी की बात करें तो ये सबसे हायर विस्कोसिटी पे ऑपरेट होगा। यानी अगर इसको हम म्यू1 कहते हैं तो यानी सबसे हाईएस्ट विस्कोसिटी पे ये ऑपरेट होगा, यानी ये आपका हाई विस्कोसिटी पे के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। उससे थोड़ी कम विस्कोसिटी होगी, ठीक है,
तो म्यू2 वाले के लिए, यानी मान लेते हैं कोई म्यू2 विस्कोसिटी है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और उससे भी कम कोई विस्कोसिटी होगी तो उसके लिए हम तीसरा वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब अगर मान लो हमने विस्कोसिटी से रेटिंग कर दी तो सबसे लेस विस्कस जब लिक्विड होगा, मतलब सबसे लेस विस्कस लिक्विड होगा तो हम क्लोज्ड इम्पेलर यूज़ करेंगे। तो ये क्लोज्ड इम्पेलर आपके घर में जो पंप होंगे वहाँ लगा होगा, जो आपके घर में पंप लगा होगा तो वो कौन सा पानी पंप करता है, जिसमें किसी तरह की कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं पाई जाती हैं, जी कि वो पोर्टेबल वाटर होता है, उसमें कोई मिक्सचर्स नहीं होते हैं, कोई सस्पेंडेड सॉलिड्स नहीं होते हैं, तो हम वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। अभी बताता हूँ क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर हल्का सा भी विस्कस लिक्विड है, यानी अगर उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं तो हम सेमी ओपन यूज़ करेंगे। और बहुत ज़्यादा क्लॉगी लिक्विड है या बहुत विस्कस लिक्विड है, यानी अगर हाई विस्कोसिटी वाले लिक्विड होंगे तो उसके लिए हम अपना ओपन इम्पेलर यूज़ करेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो ये इम्पेलर क्या होता है, किसी एक केसिंग के अंदर पैक्ड होता है, एयर टाइट चैम्बर के अंदर ये बंद होता है, ठीक है। तो एयर टाइट चैम्बर के अंदर जब ये बंद होगा, मतलब क्या है कि अब इसको हमने ऐसे एक डब्बे में बंद कर दिया या इस तरह के एक सर्किल चैम्बर में इसको हमने बंद कर दिया। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि जब हम इसको बंद करेंगे तो यहाँ पे देखो, जैसे ही इसको आप क्लोज करोगे सो इस तरह से पैक हो गया तीनों केसिंग से, ठीक है। अब देखो आप, अगर बहुत डेंस लिक्विड है, ठीक है, बहुत हाईली विस्कस लिक्विड है, तो अगर हम इससे पंप करेंगे तो यहाँ से इनटेक तो लेगा ये, लेकिन ये इस साइड से अगर बाहर जाएगा तो कुछ समय बाद ये जो वॉइड्स हैं ये भर जाएंगे इसके, मतलब ये एक तरीके से चोक कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये इम्पेलर फेल कर जाएगा आपका, यानी अगर इससे हम कोई बहुत थिक लिक्विड पंप करें तो ये पंप आपका जाम हो जाएगा तुरंत वहाँ पे, ठीक है। दूसरे में अगर हल्का फुल्का विस्कस लिक्विड है तो हम इससे इसको पंप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तीसरे में अगर बहुत ही ज़्यादा विस्कस लिक्विड, जैसे मान लो मड हो गया, सीवेज स्लज हो गया, बहुत ज़्यादा अगर विस्कस लिक्विड है, तब हम उसके लिए ओपन इम्पेलर यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर ये जैसे मान लो केसिंग है तो इसमें ये घूम रहा होगा, तो अब इसको रोकने के लिए, मतलब जो पैसेज है, देखो यहाँ एरिया ऑफ पैसेज क्या है, ये मिल रहा है हमको फ्लो का, यहाँ ये फ्लो मिल रहा है, ठीक है। यहाँ सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा मिलता है हमको, ठीक है, यहाँ भी इतना मिलता है हमको, लेकिन पीछे साइड से इसको एक कवरेज मिल जाती है। तो अगर इसके ऊपर कोई पार्टिकल इकट्ठा हो गया, ये फ्लूइड, तो यहाँ पे ये एक तरीके से ये भी आपका कंडीशन चोक कर जाएगा सेमी ओपन इम्पेलर, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जैसे जैसे विस्कोसिटी आपकी कह सकते हो, जैसे हम कह सकते हो कि अगर इधर से हम चलते हैं तो यहाँ से अगर बात किया जाए तो ये जो आपकी विस्कोसिटी होगी वो एक तरीके से, मतलब हमने यहाँ दिखाया है घटते हुए क्रम में, मतलब ये जो एरो बनेगा, एक मिनट, ये एरो ऐसे बनेगा, ठीक है, इधर से जैसे जैसे इधर चलते आएंगे विस्कोसिटी घटती जाएगी, और जैसे जैसे इधर चलेंगे वैसे वैसे हमारी इफिशियंसी बढ़ती जाएगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो ये सबसे ज़्यादा विस्कस होगा, ठीक है, ये कह सकते हो मैक्सिमम विस्कस, ठीक है, ये कह सकते हो मॉडरेट विस्कस कह सकते हो, और ये सबसे लेस विस्कस रहेगा, ठीक। इसके लिए अब ऐसा क्यों होता है कि हम इसको विस्कोसिटी के ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि देखो इसके पास एरिया ऑफ फ्लो या ओपनिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, अगर देखो इफ़िशियंसी की बात करते हैं तो यहाँ का जो इफ़िशियंसी है ये सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है, यानी इसके पास सबसे मैक्सिमम इफ़िशियंसी होगी, फिर इसकी इफ़िशियंसी होगी, फिर इसकी इफ़िशियंसी होगी। जैसे यहाँ देख रहे हो मैंने इफ़िशियंसी का मार्किंग किया है कि जैसे जैसे हम इम्पेलर को क्लोज करते जाएंगे उसकी इफ़िशियंसी बढ़ती जाएगी। यानी इफ़िशियंसी इम्पेलर की क्या मतलब है कि जो इम्पेलर हमने डिज़ाइन किया है किसी तरह की एनर्जी इम्पार्ट करने के लिए, कि हम मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में या फ्लूइड पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जितना हम क्लोज्ड इम्पेलर रखेंगे उतना अच्छे तरीके से वो एनर्जी वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। तो इफ़िशियंसी के मामले में जो क्लोज्ड इम्पेलर होता है, जो श्राउडेड इम्पेलर होता है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन विस्कोसिटी के मामले में सबसे लेस विस्कस लिक्विड के लिए वो यूज़ करते हैं, जो कि मैक्सिमम जगह पे हमको उसी का काम है। जैसे मान लो पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, वाटर हो गया, तो ये सब बहुत लेस विस्कस लिक्विड होते हैं, तो यहाँ पे हम श्राउडेड इम्पेलर यूज़ करते हैं। जब आपके घर का कोई पंप कभी ख़राब होगा, हालांकि पंप जल्दी ख़राब होते नहीं हैं, तो जो ख़राब होता है वो मोटर होता है, पंप नहीं ख़राब होता है, पीछे वाला जो मोटर होता है वो जल जाता है। तो अगर आप कभी पंप को ओपन करोगे तो आगे आपको इस तरह का एक इम्पेलर दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ अब कि इफ़िशियंसी घटती कैसे है इसकी, ठीक है। अगर हम इफ़िशियंसी की बात करते हैं
तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो इफिशियंसी घटेगी कैसे इसकी। जैसे आपका पहला इम्पेलर है ओपन इम्पेलर, तो यहाँ पे जैसे लिक्विड आई के पास से इंटर करता है, सबको पता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो यहाँ से लिक्विड इंटर किया तो कुछ लिक्विड इसके अलोंग जाके यहाँ से आउट होगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि कुछ लिक्विड आपका यहीं से केसिंग पे भाग जाएगा पीछे साइड से, कुछ लिक्विड यहाँ से यहाँ भाग सकता है। ठीक है, ये चांसेस यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर कोई लिक्विड उठाया हुआ तो ये इसके साथ यहाँ से बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ से भी ऐसे बाहर जाएगा, यहाँ से भी ऐसे बाहर जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से पीछे केसिंग में चला जाएगा, लेकिन सामने खाली है तो सामने से ये केसिंग के ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये डबल श्राउडेड में या क्लोज्ड वाले में बात करेंगे तो ना तो इधर से ये केसिंग पे जाएगा, ना तो इधर से केसिंग पे जा सकता है। इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये इधर से निकल करके केसिंग पे पहुँचेगा। ठीक है, सो जो स्लीपेज होता है उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी घट जाती है। जैसे पहले वाले में बात करो तो जैसे अब लिक्विड वाटर का हिस्सा यहाँ से यहाँ चला गया, कुछ हिस्सा यहाँ से केसिंग पे चला गया, तो इस समय क्या हो गया कि जो इसको मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करनी थी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वाले हिस्से में, अब वो उस हिस्से तक एनर्जी का कांटेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब जैसे कह सकते हो कि कांटेक्ट ही ख़त्म हो गया ब्लेड से। यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है, यानी मैकेनिकल पार्ट का कांटेक्ट एरिया ज़्यादा है फ्लूइड से एज़ कम्पेयर टू ओपन इम्पेलर। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो यहाँ मैकेनिकल एनर्जी सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, यहाँ पे स्लीपेज लॉस सबसे कम होगा, जो स्लीपेज होता है। ठीक है, ओपन में स्लीपेज सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों साइड कोई कवर नहीं है तो सीधे पानी कभी कभी केसिंग पे भाग जाएगा आपका, तो वहाँ पे स्लीपेज के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अगर हम मैकेनिकल एनर्जी के कन्वर्जन पे बात करें कि एनर्जी किस रेट से कन्वर्ट होगी और उसके ऊपर हम इफ़िशियंसी डिफ़ाइन करें, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो ओपन इम्पेलर होगा वो सबसे कम इफ़िशियंट होगा, उससे बाद सेमी ओपन इम्पेलर और उसके बाद आपका क्लोज्ड इम्पेलर। ठीक है, तो ये 3 तरह के इम्पेलर होते हैं, तीनों का हमने यूज़ देख लिया कि विस्कोसिटी के ऊपर इसको यूज़ करते हैं। जैसे जितना ज़्यादा विस्कस लिक्विड होगा उतना ओपन इम्पेलर यूज़ करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसकी एफिशिएंसी भी कम होती जाती है। ठीक है, तो इतना ही अगर आप अपने एग्ज़ाम में डिफ़ाइन कर लोगे तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर आपको नोट करना हो तो जो मैंने बताया है, जितनी चीज़ें डिफ़ाइन की हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये कंटेंट में लिखा हुआ है कि जैसे मैंने बताया था स्लीपेज होता है, तो यहाँ आप स्लीपेज देख सकते हो, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड्स और हाईली विस्कस फ्लूइड के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक वजह से सेमी ओपन इम्पेलर होगा तो यहाँ पे भी कह सकते हो एक साइड से प्लेट लगती है, बाकी साइड से खुला होता है। ये थोड़ा मोर विस्कस लिक्विड के लिए होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोज्ड इम्पेलर। ठीक है, तो अगर आपको इसको नोट करना होगा तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, ये क्लोज वाला इम्पेलर के बारे में भी आप यहाँ से नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के। बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो इफ़िशियंसी है वो इधर बढ़ते हुए जाएगा। अगर हम ड्रॉ करते हैं, इफ़िशियंसी इधर की ओर बढ़ते हुए जा रहा है और विस्कोसिटी इधर घटते हुए जा रहा है लिक्विड का। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा बस। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो इसका एक बचा हुआ कंपोनेंट है, जैसे आपका केसिंग, जो इसके बाद है कि जहाँ पे हम इम्पेलर से एनर्जी ट्रांसफ़र तो कर लिए अपना मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, अब उस काइनेटिक को हमें प्रेशर में कन्वर्ट करना है, तो वो होता है केसिंग से। तो केसिंग भी कई टाइप्स की होती हैं, तो इसको हम इसके अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कैविटेशन है, प्राइमिंग है, वर्क डन है, वेलोसिटी ट्रायंगल्स हैं, तो ये सारे टॉपिक्स भी इसके बाद के लेक्चर्स में कवर होते जाएंगे। So see you in the next lecture. Thank you for watching. Thank you very much.